नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान कुलभूषण पर रॉ का जासूस होने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास बलूचिस्तान में भारत की दखलंदाजी और जासूसी के सबूत हैं। पाकिस्तान की सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि सेना की अदालत ने जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और बलूचिस्तान में हिंसा भड़काने के आरोप में दोषी पाया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जाधव के खिलाफ मुकदमा चला है। वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी फांसी की सजा पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत ने सभी आरोपों से हमेशा ही इनकार किया है। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया। पता चला कि उससे बहुत पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। जाधव बलूच अलगाववादियों को भड़काकर, या आरोप है पाकिस्तान का, 46 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। भारत ने हमेशा यही पोजीशन लिया है कि उसका जाधव से कोई संपर्क नहीं था, कोई संबंध नहीं था, और नौसेना से वो पहले ही रिटायर हो चुके थे। भारत हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता बनी रही है। उस वक्त भी जवाब था। पाकिस्तान ने आज तक आरोप ही लगाए, लेकिन कभी सबूत नहीं दिया। दिल्ली ऐसे आरोपों को हमेशा खारिज करती रही है। पिछले साल पाकिस्तान ने विदेश मामलों में सलाहकार पाकिस्तान में सरताज अजीज ने वहां की संसद सीनेट में कहा था कि कुलभूषण जाधव के मात्र बयान भरे हैं, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके कुछ दिन बाद अजीज अपने बयान से पलट गए, कहा कि जाधव को कभी भारत के हाथों नहीं सौंपा जाएगा। यही नहीं, पिछले साल जाधव को जब पाकिस्तान ने पकड़ने का दावा किया, तब गिरफ्तारी की जगह को लेकर विवाद हो गया। पाकिस्तान का कहना था कि उसे सरावन से गिरफ्तार किया गया है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि चमन से पकड़ा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने तब लिखा था कि इन दोनों जगहों के बीच 868 किलोमीटर की दूरी है। भारत ने कसाब को कई साल तक ट्रायल का मौका दिया। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकील अदालत की तरफ से मुहैया कराए गए। कसाब तो कैमरे में आतंक करता हुआ पकड़ा भी गया था। कुलभूषण जाधव के खिलाफ किसी गुप्त ट्रायल में फैसला सुनाया गया है। कहां हुआ है, क्या दलीलें हुई हैं, मालूम नहीं। भारत ने कुलभूषण जाधव की खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर जाधव को फांसी हुई तो पूर्व नियोजित हत्या समझी जाएगी। पाकिस्तान ने कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों का पालन नहीं किया है। भारत ने 13 बार कुलभूषण तक काउंसलर एक्सेस की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। ट्रायल के बारे में भारत को बताया भी नहीं गया। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि कुलभूषण को कानूनी प्रावधानों के अनुसार बचाव पक्ष का वकील दिया गया। अखबार के मुताबिक जाधव का ट्रायल और सजा का ऐलान अप्रत्याशित है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे भारत को कड़ा संदेश के रूप में देख रहे हैं। भारत के एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी। We are living in a civilized world, और अगर उन्होंने जासूसी की भी है, जो पाकिस्तान कहता है, हम नहीं मानते हैं उसको, तो दैट इज अनदर डिबेट और आर्ग्यूमेंट। बट सवाल यह है कि इन चीजों पे फांसी नहीं लगती है। आमतौर पे जो दो मुल्कों में जिनमें रिश्ते ठीक होते हैं, हमारा कोई आज की तारीख में कोई जंग तो नहीं चल रहा है आपसी, तो रास्ता निकल आता है, और इसमें भी इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा कहीं ना कहीं से। दुल्लत साहब को उम्मीद है कि राजनयिकों के प्रयास से सजा टाली जा सकती है। उनका यह भी कहना है कि बहुत ही कम होता है कि किसी जासूस को सजा दी जाती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस अपने जासूसों की अदला बदली करते थे। भारत पाकिस्तान के संबंधों के न्यूनतम स्तर के इस दौर में क्या यह मुमकिन होगा कि कुलभूषण को इंसाफ मिल सके, उसे बचाया जा सके? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को कानून के हिसाब से मौत की सजा मिली है। यह सजा दुश्मनों को एक चेतावनी है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने फांसी की सजा का समर्थन किया है। वहां भी यहां वाला हाल है। कहा है कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स है जो इस फैसले का विरोध कर रहा है, जिसका भारत में भी मजाक उड़ाया जाता है, पाकिस्तान में भी मजाक उड़ाया जाता है। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मेरा फांसी की सजा में यकीन नहीं है। मैं सिद्धांतों के आधार पर फांसी की सजा का विरोध करता हूं। क्या सरबजीत की तरह कुलभूषण की फांसी भी हम देखते रह जाएंगे? क्या अब भी कोई राजनयिक रास्ता बचा है जिससे कुलभूषण को बचाया जा सकता है, या पाकिस्तान इसके जरिए कोई चाल चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेले ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। हमें लगता है कि तनाव बढ़ भी रहा है। भारत का फोकस बांग्लादेश की तरफ है, जो कि सही भी है, लेकिन पाकिस्तान से भारत ने
मुंह ही मोड़ लिया। कुलभूषण जाधव को फांसी से रोकने के लिए क्या कोई रास्ता बचा है या फिर हमें वही हासिल होने वाला है जो घंटों और महीनों तक लगातार सरबजीत के कवरेज के बाद, भावुक कवरेज के बाद मिला था। फांसी नहीं टली। 2013 में सरबजीत सिंह को फांसी हो गई। इससे पहले 1999 में शेख समीम को भी पाकिस्तान में फांसी दी गई। दोनों पर जासूसी के आरोप थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। इन कैदियों को बुधवार के दिन छोड़ा जाना था। भारत सरकार को लगता है कि इन्हें रिहा करने का यह उपयुक्त समय नहीं है। इस बीच मानवाधिकारों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट सिस्टम ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खिल्ली उड़ाता है। कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा से पता चलता है कि पाकिस्तान की फौजी कोर्ट कैसे बेहद गोपनीय तरीके से काम करते हुए आरोपियों के हकों को छीन लेती है। यह कोर्ट न्याय नहीं देती बल्कि न्याय का मजाक उड़ाती है। हमारे साथ बात करने के लिए सुशांत सरीन है, सुरक्षा विशेषज्ञ, और विनोद शर्मा है, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। विनोद, ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई चाल चली है सरबजीत के बाद, वो एक और बात वो चिढ़ाना चाहता है, या इस तरह से गुप्त तरीके से ट्रायल करके अपनी मर्जी से उसने फैसला सुना दिया? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट एक एलिजेड स्पाई को कन्विक्ट करती है और उसकी फांसी के ऑर्डर पर हस्ताक्षर होते हैं आर्मी चीफ के। और इससे पहले, जैसे आपने अपनी ओपनिंग कमेंट्री में बताया कि सरताज अजीज ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया से जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है और वहाँ की जो जुडिशरी है वो बाहर है। और इसी को अगर आप कॉन्ट्रास्ट करेंगे जिस तरह से हम पेश आए अजमल कसाब के खिलाफ, आरोप लगते रहे उस वक्त की सरकार पे कि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसको जेल में रखने के लिए, जल्दी से तुरंत उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन आज के दिन अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा सिस्टम उनके सिस्टम के मुकाबले में कितना बेहतर नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दुनिया देखेगी ना इसको कि उस आदमी को जिसके खिलाफ हमारे पास सबूत थे, जिसको समरी ट्रायल करके एकदम से एग्जीक्यूट किया जा सकता था, उसको पूरा बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने एग्जीक्यूट किया। दूसरी बात देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ लॉ थी, ये जो फील्ड मार्शल था, जनरल कोर्ट मार्शल, ये बिल्कुल इन कैमरा था। हमारे डिप्लोमेट्स को कोई एक्सेस नहीं दी गई कुलभूषण जाधव को उससे बात करने के लिए। और कुलभूषण जाधव, अगर आपको याद हो, अप्रैल माह में पिछले वर्ष एक डिप्लोमेट ने, जर्मन डिप्लोमेट ने कहा था कि इसको तालिबान ने किडनैप करके पाकिस्तान की आईएसआई को बेचा है। और उसके बाद दोबारा उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो यह भी नहीं पता है कि उसको कहां से पकड़ा गया था, वो कहां पर थे जब उनको पकड़ा गया था। दो बयान आए थे और दो अलग अलग जुदा जुदा जगह बताई गई थी कि यहां से पकड़ा गया है। सिविलियन गवर्नमेंट ने दो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग बयान दिए थे। तो ये पूरी जो कहानी है ये दर्शाती है कि पाकिस्तान आज के दिन भी जमहूरियत नहीं है। वहां पर मिलिट्री का ही काम चलता है, मिलिट्री का ही ऑर्डर चलता है, जहां तक भारत के साथ संबंधों का सवाल है। ठीक है सुशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज पता चला कि भारत ने 13 बार प्रयास किया कि काउंसलर एक्सेस दिया जाए। सरल हिंदी में यही कि भारत के राजदूत या वहां का कोई अधिकारी भारत का जाकर कुलभूषण जाधव से बात कर सके, उसका पक्ष सुन सके, लेकिन ये नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस मामले में, जैसा विनोद कह रहे हैं, वहां लोकतंत्र तो है नहीं, मिलिट्री कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोई राजनयिक रास्ता आपको नजर आता है? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने से इस व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं, या फिर इनका भी वही हश्र होने वाला है जो हुआ सरबजीत के मामले में? रवि, सरबजीत के मामले में एक चीज की वजाहत करनी जरूरी है। उसको फांसी नहीं दी गई थी, उसको पीट पीट करके मार दिया गया था जेल के अंदर। तो वो फांसी मेरे ख्याल तब तक नहीं हुई थी। तो एक तो वो वजाहत। दूसरी चीज ये है कि मुझे थोड़ा सा शक लगता है कि कोई कूटनीतिक तरीके से इस मामले का कोई इलाज निकलेगा। देखिए, जब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का जो केस है बिना किसी तथ्य के इतना बढ़ा चढ़ा के दुनिया भर के सामने, बिना सबूत के एक्चुअली
उनको पेश किया, लेकिन कोई सबूत है नहीं। और जैसे विनोद ने बताया कि किस हालात में उसको पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, यह भी क्लियर नहीं है। उसके खिलाफ एक इकबालिया बयान है जिसको वो बार बार बताते रहते हैं कि यही हमारे पास सबूत है। अब अगर जनरल कमर बाजवा दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ जाए 2 दिन के लिए, तो वो भी ये बोलेंगे कि वो RAW के एजेंट हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ चढ़ जाए अगर दिल्ली पुलिस के, वो भी यही बोलेंगे। तो उसमें उसको आप एक तथ्य बना करके एक केस बनाए तो वो तो बिल्कुल ही अजीब सी बात लगती है। दूसरी चीज कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, स्पाइस को भी कोई एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, कोई आप उनको डिफेंस का मौका देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, खैर इनको तो मिलिट्री कोर्ट्स के तहत नहीं ट्राई किया गया, इनको कोर्ट मार्शल हुआ है, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं पाकिस्तान में, जो कि न्याय प्रणाली की एक लिहाज से खिल्ली उड़ाने वाली बात है, वहां पर भी जिन लोगों को पेश किया जाता है वहां पर कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। वो एक कैंगरू कोर्ट्स है, समरी ट्रायल होता है, बिना सबूत के, बिना किसी दलील के लोगों के खिलाफ चार्जेस होते हैं, कन्फेशन के बेसिस पे उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये तो न्याय प्रणाली है पाकिस्तान की। अब इस न्याय प्रणाली में यह एक्सपेक्ट करना कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने एक लिहाज से एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था और एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि बताई थी, तो उसको आप कैसे छोड़ेंगे? तो मेरे ख्याल कूटनीति से तो ये मामला नहीं सॉल्व होगा। सुशांत, जिस तरह से, और दूसरी चीज ये है जी कि विनोद की बात ठीक है कि आप भारत की जो न्याय प्रणाली है उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस बड़ा साफ आ जाता है। लेकिन जब आप और ये अक्सर ये एक फिलॉसफी का सवाल है कि अगर बारबेरियंस आपको इन्वेड कर रहे हो तो क्या आप कानून पास करके पार्लियामेंट में उस इन्वेजन को इलीगल डिक्लेयर करके उससे आप निजात पालेंगे? नहीं। तो मेरे ख्याल आपको पाकिस्तान को जिस भाषा में वो बात करता है शायद उसी भाषा में बात करने की इस मामले में किस भाषा में बात करनी चाहिए सुशांत? आपके ही हिसाब से जब कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा वहां दे दी गई है तो किस भाषा में बात करनी चाहिए पाकिस्तान को? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा में बात करनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा में बात करनी चाहिए? नहीं, देखिए, अब फॉर एग्जांपल जैसे जिस डॉन अखबार का आप हवाला दे रहे हैं उसमें एक वो है जो अपने आप को पीस एक्टिविस्ट भी बोलते हैं, तलत मसूद, जनरल है पुराने। अब उस तरीके का आदमी कभी अगर दिल्ली आए और उसके खिलाफ कोई चार्ज लगा के आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, आप भी यही काम कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। तो अल्टीमेटली जब रूस और अमेरिका के बीच में ये खेल चलता था तो फिर यही काम होता था और फिर उसमें आप एक्सचेंज किया करते थे। तो आपको भी एक कोई हाई वैल्यू बंदा उठाना पड़ेगा। आपको देखिए, आप इनके साथ सभ्य भाषा में, एक कूटनीति की भाषा में वो सारी औपचारिकताएं रखते हुए, वो सारी सभ्यता रखते हुए बात करेंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल दुनिया में कहां पर यह होता है कि आप राजदूतों को उठा के उनकी पिटाई कर देते हैं, उनकी बीवियों और उनके बच्चों को तंग करते हैं, हरास करते हैं। और मुझसे बेहतर विनोद ये जानते हैं क्योंकि ये तो वहां पर 2-3 साल रह भी चुके हैं और किस हालात में राजदूतों का ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए आप कहा इनसे आप सभ्यता की बात करेंगे। वो हताशा समझ सकता हूं कि क्या किया जाए, बात भी फेल हो जाती है, किसी बात का असर नहीं होता है। अगर उनकी बातों को अगर शब्दशः ना लें तो एक हताशा तो है ना कि आप अंत तक पहुंच गए उस सड़क के उस अंत तक, अब समझ में नहीं आ रहा जाए कहां। एक आदमी को फांसी की सजा का ऐलान है, अगर हम किसी 4 को उठा के मार भी दें तो भी क्या उसकी फांसी टल जाएगी? क्या करना चाहिए? अगर सुशांत की बात मान ली जाए तो हमारे को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर तब्दीली लानी पड़ेगी। देखिए, हमारे देश में प्रधानमंत्री के कातिलों को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिला। पाकिस्तान में जब ZA भुट्टो को टांग दिया गया तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो कहती थी दिस वॉज जुडिशल मर्डर। बेनज़ीर भुट्टो उसको जुडिशल मर्डर बोलती थी। वो खुद कत्ल हो गई, आज तक उसके कातिल पकड़े नहीं गए। हमको तो पाकिस्तान नहीं बनना है, हमको पाकिस्तान से जूझना है। पाकिस्तान जो हमारे आतंकवाद भेजता है हमें उससे लड़ना है,
उसके तरीके हमको अपने हिसाब से चुनने होंगे। हमको पाकिस्तान के तरीके नहीं चुनने हैं। इससे ये जाहिर नहीं होगा कि हिंदुस्तान जो है वो कमज़ोर मुल्क है। इससे ये जाहिर होगा कि हिंदुस्तान एक संयम रखने वाला एक संजीदा मुल्क है, जिसके पास संजीदगी के साथ साथ ताकत भी है। जैसे कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक्स पे भी हमारे देश में विवाद हुआ, लेकिन बहुतेरे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। उसको पॉपुलर सपोर्ट मिला उस एक्शन को। और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुतेरे ऑप्शंस भारत के पास हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर वहां का कोई जासूस, देखिए अंडर द वियना कन्वेंशन और हेग मैनुअल, जो स्पाइज हैं उनको भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिलता है। और भारत जो है वो कोई इंटरनेशनल परिया नहीं है पाकिस्तान की तरह कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनका विरोध कर कर कुछ काम करेगा। हमको एक सेन स्टेट बन के रहना है, लेकिन उसके साथ साथ जो ये भ्रम बन गया है कि हम सॉफ्ट स्टेट हैं व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद टेरर, वो हमको वो भ्रम हटाना है। और उसके बहुतेरे तरीके हैं। समरी ट्रायल उसका तरीका नहीं है। फौज के दौरान किसी को लटकवा देना बिना एविडेंस के उसका तरीका नहीं है। एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, त्रासदी होगी भारत के लीगल सिस्टम के लिए, जो कि दुनिया भर में मशहूर है और उसकी रिस्पेक्ट है कि हम कुछ ऐसी इस तरह से किसी को लटका दें। जब ड्यू प्रोसेस से विद ड्यू एविडेंस, ओपन ट्रायल थी जी, कसाब की ओपन ट्रायल थी, पाकिस्तानी भी देख रहे थे, ओपन ट्रायल थी उसकी, उसमें कुछ छुपाया नहीं गया था और उसको वो सजा दी गई जो उस दुनिया में कहीं भी मिलती, उसको सजा दी गई। पर सुशांत भाई, आपसे जानना चाहता हूं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के इस फैसले की निंदा की है। हम एमनेस्टी इंटरनेशनल जब हमारी कभी निंदा करता है तो हम उसे उसको क्या बोले, मतलब नुक्ते भर भी भाव नहीं देते हैं। तो क्या इस मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्थाओं के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए? कभी लगा नहीं कि इस एक साल में भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुलभूषण जाधव को लेकर पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से, हो सकता है कि आंतरिक स्तर पर भारत बहुत कुछ कर रहा हो, उस तरह की दबाव की राजनीति कुलभूषण को लेकर भारत की तरफ से की गई हो? देखिए, एक तो मैं वजाहत कर दूं, मेरे ख्याल विनोद मेरा बात नहीं समझे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को पाकिस्तान बनना चाहिए। मेरा सिर्फ छोटा लिमिटेड पॉइंट ये है कि भारत को पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान बनना चाहिए। तो वो एक लिमिटेड पॉइंट है और उसमें विवाद हो सकता है विनोद के साथ, लेकिन मेरा लिमिटेड पॉइंट वो था। दूसरी चीज, जहां तक मानव अधिकार संगठनों की बात है, देखिए पाकिस्तान में जिस धड़ल्ले से मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, और रोज के रोज, सिर्फ वो भारतीय लोगों के साथ नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर भी। आप जानते हैं कि पिछले 3 या 4 साल में लगभग 4 से 5 हजार लोग इनकाउंटर्स में मारे गए हैं महज कराची शहर में। अब पंजाब और बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर जो इनकाउंटर होते हैं उसकी एक ही स्टोरी होती है कि एक आदमी को हम लेके जा रहे थे, उसने भागने की कोशिश की, उसके कुछ साथी आए, वहां पर गोलियों का तबादला हुआ, तमाम लोग मारे गए। ये कहां की बात बता रहे हैं, भारत की या पाकिस्तान की? वहां पर से अंदर फायरिंग हुई, जब फायरिंग खत्म हुई सब लोग मारे गए। ये वाली कहानी तो भारत में भी है। बात ये है, हाँ, ये वाली कहानी तो भारत में भी है। नहीं, ये देखिए, आपकी जब एक कहानी, देखिए, एक तो मेरे ख्याल भारत की पाकिस्तान से तुलना ना करे तो बेहतर है, लेकिन जब एक सोहराबुद्दीन का केस है, आपने कहां तक लेके गए? चलिए उसको राजनीतिक कारणों से आप लेके गए, लेकिन कहां तक लेके गए आप? कितने सीनियर अधिकारियों को आपने जेल में डाला, उनके ऊपर तमाम आपने, और मैं मानता हूं कि वो एक बड़ा पॉलिटिकल केस था। आप इशरत जहान, जो कि एक एक्नॉलेज टेररिस्ट है, उसके केस में कितना वहां पर विवाद बचा, और कितना आपने यहां तक कि आप प्रधानमंत्री को और जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनको भी आपने कटघरे में ले जाने की कोशिश की। बात मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर फिर भी कोई पूछताछ है, कुछ सुनवाई है, यहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। वो ठीक है सर, यहां हो जाती है, पर यहां भी मुकदमे गायब हो जाते हैं। मतलब इतना भी नहीं, यहां उसकी तुलना में हम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं चांद से आया हूं। भारत की न्यायिक प्रणाली में भी बहुत सारी खामियां हैं, वो ठीक है, तुलना तरह से। रवीश जी,
रवीश यहाँ जी, भी है, यहाँ भी गायब हो जाते हैं 15-15 रवीश साल जी, बिना किसी गुनाह मुझे के लोग एक जेलों में बंद इंस्टेंस- होके आते हैं। पर मेरा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से या कैसे भी दबाव से नहीं, देखिए, हम एक देखिए, नागरिक अब को आप- कैसे आप- बचा अब सकते आप- हैं, नहीं, या उसकी देखिए, चिंता नहीं, छोड़ दें हम। नहीं, रवीश, आप कॉन्फ्लेट कर रहे हैं इश्यूज को। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो 10 साल जेल में रहे वगैरह वगैरह, अक्सर और बेशतर यह माना जाता है कि वो केस गिर जाता है क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं आते। लेकिन वो केस गिरता है, उस व्यक्ति को पकड़ करके मार नहीं दिया जाता एक समरी जस्टिस में, एक एनकाउंटर में। वो पूरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसी के तहत मैं यही तो वो जानना छूटता चाहता भी है। हूं कि ठीक आपके है, अब आप नजरिए उसको से बोल दीजिए कूटनीति कि में, जनाब- नहीं, एक सेकंड, मैं मिनट। यही जानना चाहता हूं कि आपके नजरिए से कूटनीति में अब ऐसी क्या चीज बची है या नहीं है कि हम उस पर दुनिया की तरफ से या अपने तरफ से दबाव डालकर उस व्यक्ति को बचा सकते हैं, या हमें यह चिंता छोड़ देनी चाहिए? नहीं, देखिए, छोड़नी तो नहीं चाहिए। मैं कल कोशिश तो भारत सरकार को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो भारत का एक नागरिक है। और खास तौर पे इस सरकार की हमने एक चीज देखी है, और कई बारी गलत चीजों में भी ये लोग करते हैं, लेकिन अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसका पूरे हद तक समर्थन किया जाता है। तो मेरे ख्याल बात तो नहीं छोड़ी जाएगी। और अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरीके की एक घटिया सी हरकत करके वो कोई बहुत बड़ा मार्का मार लेगा, तो शायद दे विल हैव अ सेकंड थॉट कमिंग देयर वे। ठीक है कि लेकिन मानव अधिकारों की जो तंजीमें हैं, जहां तक मानव अधिकारों की तंजीमें हैं, मेरे ख्याल ये वो अपनी तरीके से रिपोर्टें अपनी पेश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हमने यही देखा है कि उसको जूते की नोक पे रखा जाता है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, जहां पर सैकड़ों की तादाद में वो लोगों तो को है, मारा पर हम गया, भी सर पे चाहे नहीं वो रखते उन सिंध या रिपोर्ट कराची को, हो, और या वो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा हो। इसी एमनेस्टी ने कहा कि चौथा पांचवा देश है दुनिया का सबसे ज्यादा फांसी होती है। वहां भी देख रहे थे कि सारी पार्टियां, सारे एक्सपर्ट उसी तरह से कि हम देश के साथ हैं, उधर भी चल रहा है। लेकिन एक आदमी बिलावल भुट्टो खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं फांसी का, सिद्धांत तौर पे फांसी की सजा का खिलाफ हूं। मतलब वो सिर्फ कुलभूषण जाधव के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है, अपने स्टैंड पर खड़ा है। उतने बड़े देश में एक आदमी खड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उस तरह से ये जो राजनीतिक आवाजें, अंतरात्मा की आवाजें, इसका कुछ फायदा होगा? एस्पियोनेज जो है, हाँ, वो स्टेट क्राफ्ट का एक अभिन्न अंग है। हाँ, और जो मिशंस हैं पाकिस्तान के, इंडिया के और मुल्कों में, और मुल्कों के मिशंस हैं, वहां पता होता है कि कौन लोग वहां पर एस्पियोनेज के लिए हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हैं। हमारे यहां भी और वहां भी, और हर मुल्क में। तो एस्पियोनेज को नई चीज तो नहीं है जो भारत ने इजाद की है और जो पहली बार पाकिस्तान में पकड़ी गई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो क्यों कर रहा है? क्या बांग्लादेश से प्रधानमंत्री संबंधों को बेहतर कर रहे हैं, या उसमें ऊर्जा डाल रहे हैं, इस वजह से कर मेरा जो रहा है? मानना है कि ये सिग्नल बलूचिस्तान में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है, उनके कर्ता धर्ताओं को है। आप समझिए इस बात को। जब से भारत ने बलूचिस्तान का पत्ता मेज पर रख दिया, 15 अगस्त को के तब से देखिए, आपने इसी बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुख्ती को पाकिस्तान की फौजों द्वारा निरंकुश तरीके से मरते हुए देखा। बहुत से जवान लोग, जिस तरह से जो हमारे यहाँ माओइस्ट लेफ्टिस्ट स्ट्रगल है, उसमें बहुत से प्रोग्रेसिव लोग जुड़ते हैं, उनका समर्थन करते हैं, कहते हैं कि उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उनके ऊपर जो कहर ढाए गए हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। उसी तरह से बलूचिस्तान मूवमेंट के साथ भी बहुत से लेफ्टिस्ट शुरू में जवान लड़के लाहौर से, पंजाब से जाके उनके साथ जुड़े, बलूचिस्तान मूवमेंट के साथ। तो उसका भी एक बैकग्राउंड है। देखिए, जब से हमने पत्ते मेज पे रखे हैं, वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जो स्टेट रिप्रेशन है वो दुगना चौगना हो गया है। ये नहीं कि पहले कम था। जितने मिसिंग पर्सन्स केसेस हैं जो कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप किए, जो लोग गायब कर दिए जाते हैं और फिर कभी मिलते नहीं हैं, वो वहाँ की फौज और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए जाते हैं। ये मेरा कथन नहीं है, ये जो कोर्ट के सामने केस बना के पेश किया गया उसमें ये बात वाज़ेह होती है। तो ये एक सिग्नल है बलूचिस्तान के जो नेशनलिस्ट
एलिमेंट्स हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ क्या किया जाए। देखिए, सरबजीत के मामले में हम लोग घंटों, हफ्तों, महीनों, सालों तक इस उम्मीद के चिराग को जलाए रहे। वहाँ से भी लोग यहाँ आते थे, उन्होंने सरबजीत पर किताब लिखी। पाकिस्तान से एक वकील आते थे, जैसा अभी सुशांत भी कह रहे थे कि इस तरह से लोग आते जाते हैं। आपको लगता है कि अब वो ऐसा माहौल है कि दोनों तरफ से ऐसी शक्तियां खड़ी होकर पहले की तरह से उसको बचा सकते? सरबजीत को भी नहीं बचा पाई, जेल में मार दिया जैसे सुशांत करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए नागरिकों देखिए, मेरी बात सुनिए, है कुछ? देखिए, डिप्लोमेसी में कोई भी चीज असंभव नहीं है, और मैं ये मानता हूं कि अगर भारत भरपूर प्रेशर बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर पाकिस्तान पे बनाता है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को स्पाई डिक्लेयर करके और 13 महीने के अंदर अंदर एक गुप्त ट्रायल करके उसको आप फांसी पर दुनिया में इसका कोई इंसाफ नहीं है। इसका मतलब कि वो जबरदस्ती कर रहा है, भारत को चिढ़ा रहा है ना एक तरह से। भारत को सिर्फ भारत को ही चिढ़ा नहीं रहा, वो इस बात को वाजे कर रहा है कि उस देश में फौज का ही नाम चलता है, उसी का काम चलता है। वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आज क्या मुंह दिखाएंगे वो दुनिया को? डिफेंस मिनिस्टर ने तो मिलिट्री कोर्ट के फैसले को कहा है कि दुश्मन को चेतावनी दे दी है। चेतावनी दी है क्योंकि फैसला आ गया है। हाँ। उसके लिए तो फेट अकम्प्लाई है। देखिए, पाकिस्तान कोई अपील हो सकती है? पाकिस्तान के सिस्टम में डिफेंस मिनिस्टर की कोई औकात नहीं है। प्लीज, यहां पर आज के दिन वहां पर जो देखिए, क्या आज के दिन क्या कंपटीशन है? आज के दिन वहां पर यह कंपटीशन है कि हम ज्यादा मजबूती से भारत को जवाब दे रहे हैं। ठीक है। और उसी तरह से भारत के अंदर भी वही कंपटीशन है कि हम ज्यादा मजबूती से पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। लेकिन कुलभूषण जाधव का जो केस है, ये ह्यूमन राइट्स की परिधि में आता है। ही हैज बीन डिनाइड अ फेयर ट्रायल, और इस आदमी के खिलाफ जो सबूत है वो भी दिखाए नहीं गए, ना भारत को दिखाए गए और ना किसी और को दिखाए गए। एक थोड़ा सा समय बचा है, ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, मैं इस सवाल को रह गया कि क्या ये जो फैसला लेने का उसका मौका है? कल ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री यहां से गई हैं, तो जो भी भारत अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है पहले से, उसमें जान डाल रहा है, उसमें ऊर्जा डाल रहा है, क्या उससे लेकर एक खास किस्म की चिढ़ दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने? देखिए, वो सिर्फ मेरे ख्याल बांग्लादेश को लेकर के वो चिढ़ नहीं है, वो और बहुत सारी चीजों में है। बांग्लादेश भी एक उसमें जरूर एक उसका भी एक हिस्सा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज को भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी नजदीकी आई है, काफी बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। दूसरी चीज, और शायद मैं ये अभी स्पेकुलेट ही कर सकता हूं, लेकिन कल के अखबारों में, पाकिस्तान के अखबारों में एक जो खबर छपी थी और सुर्खियों में छपी थी, वो ये थी कि एक पाकिस्तान फौज के फॉर्मर अधिकारी जो 2014 में रिटायर किए, वो नेपाल गए हुए थे किसी नौकरी की तलाश में, और वो वहां से गायब हो गए हैं। और पाकिस्तान की अखबारों में ये स्पेकुलेशन है कि कहीं उनको भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ना गायब किया हो उसमें। लेकिन जिस तेजी से पाकिस्तान में इस चीज को पेश किया गया, उससे यह महसूस जरूर होता है कि वो शायद थोड़े से मशकूक किस्म के इंसान थे, और शायद वो इंटेलिजेंस या इस तरीके की खुराफात में मुलव्विस होंगे। नहीं तो कोई एक फौजी लेफ्टिनेंट कर्नल जो रिटायर हुआ हो, वो ये अपने बारे में सोचे कि उसको $8,000 की नौकरी मिलेगी, जबकि उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मेरे ख्याल वो थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती। बहुत शुक्रिया आप सभी तो शायद वो भी उम्मीद एक करते चीज हो हैं सकती कि है। बेहतर रास्ता निकलेगा, किसी की जान बची जाए। हम भी इसी के हिमायती हैं, भले ही कोई सुनने वाला ना हो। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कश्मीर में चुनाव की। 7.14% मतदान हुआ है। रविवार को हुए श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव ने एक बार फिर कश्मीर घाटी के ताजा हालात को देश के सामने खड़ा कर दिया है। रविवार को मतदान के दिन जिस बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जितनी कम संख्या में लोग वोट डालने निकले, उससे राज्य और केंद्र सरकार का परेशान होना लाजमी है। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में महज 7.14% मतदान हुआ, जो बीते 30 सालों में सबसे कम।
जबकि 2014 के आम चुनाव में इसी सीट पर 26% वोट पड़े थे। हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव के लिए अधिकतर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए। फिर भी श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले तीनों ही जिलों श्रीनगर, बड़गाम और गांदरबल में करीब 200 जगहों पर लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए। वो आगजनी और हिंसा पर उतारू हुए। नतीजा, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 8 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत बड़गाम जिले में हुई। चुनाव प्रचार में जुटे करीब 100 कर्मचारी और जवान भी इस हिंसा के दौरान घायल हो गए। श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला सत्तारूढ़ पीडीपी के उम्मीदवार नजीर अहमद खान से था, लेकिन अब इस उपचुनाव को रद्द करने पर ही विचार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक काफी कम मतदान होने की वजह से चुनाव आयोग श्रीनगर उपचुनाव को रद्द करने की सोच रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि चुनाव आयोग उसकी सलाह को अनसुना कर कश्मीर घाटी में उपचुनाव करवा रहा है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कहा है कि घाटी में माहौल अभी चुनाव कराने लायक नहीं है। 10 मार्च को ही गृह मंत्रालय ने चुनाव आयोग को लिखे एक खत में सख्ती से कहा कि श्रीनगर और अनंतनाग में चुनाव कराने से पहले मंत्रालय से कोई राय विचार नहीं किया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने 17 मार्च को संयुक्त सचिव के साथ हुई एक बैठक में उपचुनाव के लिए सुरक्षा के 30,000 जवानों की मांग की, जो उपलब्ध करा दिए गए। गृह मंत्रालय के मुताबिक रविवार को उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजी की 190 घटनाएं हुई। 120 मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डालने दिया गया। 224 ईवीएम को लूटा गया। 2 स्कूल जला दिए गए। 8 लोग मारे गए और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। इस बीच सोमवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने शोपियां में एक स्कूल में आग लगा दी। इस स्कूल में 12 अप्रैल को होने वाले अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। श्रीनगर उपचुनाव में हुई हिंसा और ताजा माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग अब अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव को स्थगित करने पर विचार कर सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी पहले ही चुनाव आयोग से कह चुकी है कि वो 12 अप्रैल को होने वाले अनंतनाग लोकसभा उपचुनाव को स्थगित कर दे। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाई और अनंतनाग से पीडीपी उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती के मुताबिक राज्य सरकार भी चुनाव आयोग को औपचारिक तौर पर कह चुकी है कि मौजूदा हालात में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूं कि वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करें, मुलतवी करें। तसद्दुक अहमद के इस बयान के बाद विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो अनंतनाग चुनाव को टाल दे या रद्द करे, लेकिन ऐसी सूरत में महबूबा मुफ्ती को इस्तीफा दे देना चाहिए और राज्यपाल को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। तसद्दुक का बयान उनकी बहन महबूबा मुफ्ती की सरकार की नाकामी की ओर इशारा करता है। बीजेपी को यह सब कैसे नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में हो रहे ये उपचुनाव बीते साल की गर्मियों में हुई व्यापक हिंसा के साए में हो रहे हैं। उस दौरान पत्थरबाजी की सैकड़ों घटनाएं हुई, जिनमें सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में करीब 80 लोग मारे गए। कई महीनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। सर्दियों के दौरान लगा कि हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन एक बार फिर गर्मियां आते आते कश्मीर घाटी में माहौल गर्म हो चला है। पंद्रह अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे। चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ का ये महीना और साल भी है। पटना से लेकर दिल्ली तक इस सत्याग्रह पर बात और विचार करने के लिए तमाम कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जो अगले 1 साल तक चलते रहेंगे। पटना में हुए एक कार्यक्रम में महात्मा गांधी के पौत्र और जाने माने राजनयिक विचारक गोपाल कृष्ण गांधी ने मौजूदा माहौल को लेकर अपने दिल की बात रखी। नील की खेती करने वाले किसानों पर जुल्म के जवाब में हुए चंपारण आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी देश में अंधेरा हुआ है, रोशनी बिहार से निकली है। चाहे 1917 हो या 1977 हो, उनका मानना है कि आज भी देश में कई अंधेरा छाता दिख रहा है, डर का माहौल बना हुआ है और ऐसे में एक बार फिर बिहार देश को रोशनी दिखा सकता है। एक व्यक्ति जिसने गांधी का नाम लिए बिना गांधी का काम शुरू किया और गांधी को गांधी का काम करवाने पर मजबूर किया, उसका नाम लेकर हम आज कहें की जय। राजकुमार शुक्ल की जय। भाइयों बहनों, नीतीश बाबू
और न्यायमूर्ति धर्माधिकारी के विचारों को सुनने के बाद विशेष कुछ मुझे कहने को नहीं रहा, पर मैं एक ही बात 2-3 किस्म की परिभाषा में आपके सामने रखना चाहूँ, और वो यह है कि बिहार की विशेषता रही है सिद्धार्थ सम्राट अशोक के समय से कि अंधकार में बिहार प्रकाश दिखाता है। ये ऐतिहासिक सत्य है, यह ऐतिहासिक तथ्य है। 1917 में देश में अंधकार था, देश गुलाम था, पर बिहार के आह्वान से जो प्रकाश तब शुरू हुआ, जिस तरह उस चिंगारी से देश भर में और चिंगारियां लपकी और एक महान क्रांति को ले आए, वो बिहार की देन है। अंधकार में प्रकाश। आज हम देख रहे हैं कि चंपारण के 100 साल बाद, स्वतंत्रता के 70 साल बाद देश में प्रकाश है, हम आजाद हैं, लेकिन आज प्रकाश में अंधकार है। अंधकार में अगर बिहार प्रकाश दिखाता है, तो आज जो प्रकाश में अंधकार है, उस अंधकार से भी बिहार ही प्रकाश दिखाता है। और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बार बार बिहार ने किया है। 17 में, फिर बाद में 77 में। हम आज भूल जाते हैं इस देश को जिस तरह जयप्रकाश ने पुनर्जीवित, उस तरह शायद किसी ने ही किया हो। आप में से कई तब जन्मे ही नहीं थे। मैं देख रहा हूं आज बहुत खुशी से कि आज की सभा में बहुत युवा, कई उस समय पैदा नहीं हुए। उनके लिए जयप्रकाश गांधी का जयप्रकाश भी एक नाम ही है। तो बांग्ला में कहते हैं तुम्हें की केवली छवि, तुम क्या सिर्फ छवि हो? जयप्रकाश कभी छवि नहीं हो सकती। जयप्रकाश जीवंत है और आज उनकी आवश्यकता है, और उस आवश्यकता को साकार करते हुए आज मैंने नीतीश बाबू के भाषण में जो देखा और जो सुना। 1917 में जुल्म और जबरदस्ती की बात थी, जुल्म और जबरदस्ती, और जमीन पर जुल्म और जबरदस्ती। 74-75 में जमीन पर नहीं, जमीन पर भी, पर और कई तरह से जमीन पर भी, सारी राजनीति में, समाज में जुल्म और जबरदस्ती। उसके खिलाफ जयप्रकाश ने जो मुहिम की, उसकी आज फिर जरूरत है या नहीं, ये आप पूछें। जुल्म और जबरदस्ती आज है या नहीं, भय आज है या नहीं। उदाहरण आपको नहीं चाहिए, आप जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सुशांत सरीन है, सुरक्षा विशेषज्ञ, और विनोद शर्मा है, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। विनोद, ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई चाल चली है, सरबजीत के बाद वो एक और बात वो चिढ़ाना चाहता है, या इस तरह से गुप्त तरीके से ट्रायल करके अपनी मर्जी से उसने फैसला सुना दिया? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट एक एलिजेड स्पाई को कन्विक्ट करती है और उसकी फांसी के ऑर्डर पर हस्ताक्षर होते हैं आर्मी चीफ के। और इससे पहले, जैसे आपने अपनी ओपनिंग कमेंट्री में बताया कि सरताज अजीज ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया से जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है और वहाँ की जो जुडिशरी है वो बाहर है। और इसी को अगर आप कॉन्ट्रास्ट करेंगे, जिस तरह से हम पेश आए अजमल कसाब के खिलाफ, आरोप लगते रहे उस वक्त की सरकार पे कि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसको जेल में रखने के लिए,
जल्दी से तुरंत उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन आज के दिन अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा सिस्टम उनके सिस्टम के मुकाबले में कितना बेहतर नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दुनिया देखेगी ना इसको कि उस आदमी को जिसके खिलाफ हमारे पास सबूत थे, जिसको समरी ट्रायल करके एकदम से एग्जीक्यूट किया जा सकता था, उसको पूरा बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने एग्जीक्यूट किया। दूसरी बात देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ लॉ थी, ये जो फील्ड मार्शल था, जनरल कोर्ट मार्शल, ये बिल्कुल इन कैमरा था। हमारे डिप्लोमेट्स को कोई एक्सेस नहीं दी गई कुलभूषण यादव को उससे बात करने के लिए। और कुलभूषण यादव, अगर आपको याद हो, अप्रैल माह में पिछले वर्ष एक डिप्लोमेट ने, जर्मन डिप्लोमेट ने कहा था कि इसको तालिबान ने किडनैप करके पाकिस्तान की आईएसआई को बेचा है। और उसके बाद दोबारा उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये भी नहीं पता है कि उसको कहां से पकड़ा गया था, वो कहां पर थे जब उनको पकड़ा गया था। 2 बयान आए थे और 2 अलग अलग जुदा जुदा जगह बताई गई थी कि यहां से पकड़ा गया है। सिविलियन गवर्नमेंट ने दो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग बयान दिए थे। तो ये पूरी जो कहानी है ये दर्शाती है कि पाकिस्तान आज के दिन भी जमहूरियत नहीं है। वहां पर मिलिट्री का ही काम चलता है, मिलिट्री का ही ऑर्डर चलता है, जहां तक भारत के साथ संबंधों का सवाल है। ठीक है सुशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज पता चला कि भारत ने 13 बार प्रयास किया कि काउंसलर एक्सेस दिया जाए। सरल हिंदी में यही कि भारत के राजदूत या वहां का कोई अधिकारी भारत का जाकर कुलभूषण यादव से बात कर सके, उसका पक्ष सुन सके। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान कुलभूषण पर रॉ का जासूस होने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास बलूचिस्तान में भारत की दखलंदाजी और जासूसी के सबूत हैं। पाकिस्तान की सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि सेना की अदालत ने जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और बलूचिस्तान में हिंसा भड़काने के आरोप में दोषी पाया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जाधव के खिलाफ मुकदमा चला है। वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी फांसी की सजा पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत ने सभी आरोपों से हमेशा ही इनकार किया है। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया। पता चला कि उससे बहुत पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। जाधव बलूच अलगाववादियों को भड़काकर, या आरोप है पाकिस्तान का, 46 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। भारत ने हमेशा यही पोजीशन लिया है कि उसका जाधव से कोई संपर्क नहीं था, कोई संबंध नहीं था, और नौसेना से वो पहले ही रिटायर हो चुके थे। भारत हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता बनी रही है। उस वक्त भी जवाब था। पाकिस्तान ने आज तक आरोप ही लगाए लेकिन कभी सबूत नहीं दिया। दिल्ली ऐसे आरोपों को हमेशा खारिज करती रही है। पिछले साल पाकिस्तान ने विदेश मामलों में सलाहकार पाकिस्तान में सरताज अजीज ने वहां की संसद सेनेट में कहा था कि कुलभूषण जाधव के मात्र बयान भरे हैं, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके कुछ दिन बाद अजीज अपने बयान से पलट गए, कहा कि जाधव को कभी भारत के हाथों नहीं सौंपा जाएगा। यही नहीं, पिछले साल जाधव को जब पाकिस्तान ने पकड़ने का दावा किया तब गिरफ्तारी की जगह को लेकर विवाद हो गया। पाकिस्तान का कहना था कि उसे सरावन से गिरफ्तार किया गया है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि चमन से पकड़ा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने तब लिखा था कि इन दोनों जगहों के बीच 868 किलोमीटर की दूरी है। भारत ने कसाब को कई साल तक ट्रायल का मौका दिया। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकील अदालत की तरफ से मुहैया कराए गए। कसाब तो कैमरे में आतंक करता हुआ पकड़ा भी गया था। कुलभूषण जाधव के खिलाफ किसी गुप्त ट्रायल में फैसला सुनाया गया है, कहां हुआ है, क्या दलीलें हुई हैं, मालूम नहीं। भारत ने कुलभूषण जाधव की खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर जाधव को फांसी हुई तो पूर्व नियोजित हत्या समझी जाएगी। पाकिस्तान ने कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों का पालन नहीं किया है। भारत ने 13 बार कुलभूषण तक काउंसलर एक्सेस की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। ट्रायल के बारे में भारत को बताया भी नहीं गया। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि कुलभूषण
कुलभूषण को कानूनी प्रावधानों के अनुसार बचाव पक्ष का वकील प्रणाली है उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस बड़ा साफ आ जाता है। लेकिन जब आप और ये अक्सर ये एक फिलॉसफी का सवाल है कि अगर बारबेरियंस आपको इन्वेड कर रहे हो तो क्या आप कानून पास करके पार्लियामेंट में उस इन्वेजन को इलीगल डिक्लेयर करके उससे आप निजात पालेंगे? नहीं। तो मेरे ख्याल आपको पाकिस्तान को जिस भाषा में वो बात करता है शायद उसी भाषा में बात करने की इस मामले में किस भाषा में बात करनी चाहिए सुशांत? आपके ही हिसाब से जब कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा वहां दे दी गई है तो किस भाषा में बात करनी चाहिए पाकिस्तान को? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा में बात करनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा में बात करनी चाहिए? नहीं, देखिए अब फॉर एग्जांपल जैसे जिस डॉन अखबार का आप हवाला दे रहे हैं उसमें एक वो है जो अपने आप को पीस एक्टिविस्ट भी बोलते हैं, तलत मसूद जनरल है पुराने। अब उस तरीके का आदमी कभी अगर दिल्ली आए और उसके खिलाफ कोई चार्ज लगा के आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, आप भी यही काम कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। तो अल्टीमेटली जब रूस और अमेरिका के बीच में ये खेल चलता था तो फिर यही काम होता था और फिर उसमें आप एक्सचेंज किया करते थे। तो आपको भी एक कोई हाई वैल्यू बंदा उठाना पड़ेगा। आपको देखिए आप इनके साथ सभ्य भाषा में, एक कूटनीति की भाषा में वो सारी औपचारिकताएं रखते हुए, वो सारी सभ्यता रखते हुए बात करेंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आफ्टर ऑल दुनिया में कहां पर यह होता है कि आप राजदूतों को उठा के उनकी पिटाई कर देते हैं, उनकी बीवियों और उनके बच्चों को तंग करते हैं, हरास करते हैं। और मुझसे बेहतर विनोद ये जानते हैं क्योंकि ये तो वहां पर 2-3 साल रह भी चुके हैं और किस हालात में राजदूतों का ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए आप कहा इनसे मैं सुशांत की बात की वो हताशा समझ सकता हूं कि क्या किया जाए, बात भी फेल हो जाती है, किसी बात का असर नहीं होता है। अगर उनकी बातों को अगर शब्दशः ना लें तो एक हताशा तो है ना कि आप अंत तक पहुंच गए उस सड़क के उस अंत तक, अब समझ में नहीं आ रहा है जाए कहां। एक आदमी को फांसी की सजा का ऐलान है, अगर हम किसी 4 को उठा के मार भी दें तो भी क्या उसकी फांसी टल जाएगी? क्या करना चाहिए? अगर सुशांत की बात मान ली जाए तो हमारे को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर तब्दीली लानी पड़ेगी। देखिए हमारे देश में प्रधानमंत्री के कातिलों को भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मिला। पाकिस्तान में जब जेड भुट्टो को टांग दिया गया तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो कहती थी दिस वाज जुडिशियल मर्डर। बेनज़ीर भुट्टो उसको जुडिशियल मर्डर बोलती थी। वो खुद कत्ल हो गई, आज तक उसके कातिल पकड़े नहीं गए। हमको तो पाकिस्तान नहीं बनना है, हमको पाकिस्तान से जूझना है। पाकिस्तान जो हमारे आतंकवाद भेजता है हमें उससे लड़ना है। कील दिया गया। अखबार के मुताबिक जाधव का ट्रायल और सजा का ऐलान अप्रत्याशित है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे भारत को कड़ा संदेश के रूप में देख रहे हैं। भारत के एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी। वी आर लिविंग इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड और अगर उन्होंने जासूसी की भी है जो पाकिस्तान कहता है, हम नहीं मानते हैं उसको, तो दैट इज अनदर डिबेट और आर्ग्यूमेंट। बट सवाल यह है कि इन चीज़ों पे फांसी नहीं लगती है। आमतौर पे जो 2 मुल्कों में जिनमें रिश्ते ठीक होते हैं, हमारा कोई आज की तारीख में कोई जंग तो नहीं चल रहा है आपसी, तो रास्ता निकल आता है और इसमें भी इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा कहीं ना कहीं से। दुल्लत साहब को उम्मीद है कि राजनयिकों के प्रयास से सजा टाली जा सकती है। उनका यह भी कहना है कि बहुत ही कम होता है कि किसी जासूस को सजा दी जाती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस अपने जासूसों की अदला बदली करते थे। भारत पाकिस्तान के संबंधों के न्यूनतम स्तर के इस दौर में क्या यह मुमकिन होगा कि कुलभूषण को इंसाफ मिल सके, उसे बचाया जा सके? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को कानून के हिसाब से मौत की सजा मिली है। यह सजा दुश्मनों को एक चेतावनी है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने फांसी की सजा का समर्थन किया है। वहां भी यहां वाला हाल है। कहा है कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स है जो इस फैसले का विरोध कर रहा है, जिसका भारत में भी मजाक उड़ाया जाता है, पाकिस्तान में भी मजाक उड़ाया जाता है।
पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मेरा फांसी की सजा में यकीन नहीं है, मैं सिद्धांतों के आधार पर फांसी की सजा का विरोध करता हूं। क्या सरबजीत की तरह कुलभूषण की फांसी भी हम देखते रह जाएंगे? क्या अब भी कोई राजनयिक रास्ता बचा है जिससे कुलभूषण को बचाया जा सकता है, या पाकिस्तान इसके जरिए कोई चाल चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेले ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। हमें लगता है कि तनाव बढ़ भी रहा है। भारत का फोकस बांग्लादेश की तरफ है, जो कि सही भी है, लेकिन पाकिस्तान से भारत ने मुंह ही मोड़ लिया। कुलभूषण जाधव को फांसी से रोकने के लिए क्या कोई रास्ता बचा है, या फिर हमें वही हासिल होने वाला है जो घंटों और महीनों तक लगातार सरबजीत के कवरेज के बाद, भावुक कवरेज के बाद मिला था? फांसी नहीं टली। 2013 में सरबजीत सिंह को फांसी हो गई। इससे पहले 1999 में शेख समीम को भी पाकिस्तान में फांसी दी गई। दोनों पर जासूसी के आरोप थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। इन कैदियों को बुधवार के दिन छोड़ा जाना था। भारत सरकार को लगता है कि इन्हें रिहा करने का यह उपयुक्त समय नहीं है। इस बीच मानवाधिकारों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट सिस्टम ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खिल्ली उड़ाता है। कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा से पता चलता है कि पाकिस्तान की फौजी कोर्ट कैसे बेहद गोपनीय तरीके से काम करते हुए आरोपियों के हकों को छीन लेती है। यह कोर्ट न्याय नहीं देती बल्कि न्याय का मजाक उड़ाती, लेकिन यह नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस मामले में, जैसा विनोद कह रहे हैं, वहां लोकतंत्र तो है नहीं, मिलिट्री कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोई राजनयिक रास्ता आपको नजर आता है? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने से इस व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं, या फिर इनका भी वही हश्र होने वाला है जो हुआ सरबजीत के मामले में? रवि, सरबजीत के मामले में एक चीज की वजाहत करनी जरूरी है। उसको फांसी नहीं दी गई थी, उसको पीट पीट करके मार दिया गया था जेल के अंदर। तो वो फांसी मेरे ख्याल तब तक नहीं हुई थी। तो एक तो वो वजाहत। दूसरी चीज ये है कि मुझे थोड़ा सा शक लगता है कि कोई कूटनीतिक तरीके से इस मामले का कोई इलाज निकलेगा। देखिए, जब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का जो केस है बिना किसी तथ्य के इतना बढ़ा चढ़ा के दुनिया भर के सामने, बिना सबूत के एक्चुअली उनको पेश किया, लेकिन कोई सबूत है नहीं। और जैसे विनोद ने बताया कि किस हालात में उसको पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, यह भी क्लियर नहीं है। उसके खिलाफ एक इकबालिया बयान है जिसको वो बार बार बताते रहते हैं कि यही हमारे पास सबूत है। अब अगर जनरल कमर बाजवा दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ जाए 2 दिन के लिए, तो वो भी ये बोलेंगे कि वो RAW के एजेंट हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ चढ़ जाए अगर दिल्ली पुलिस के, वो भी यही बोलेंगे। तो उसमें उसको आप एक तथ्य बना करके एक केस बनाए तो वो तो बिल्कुल ही अजीब सी बात लगती है। दूसरी चीज कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, स्पाइस को भी कोई एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, कोई आप उनको डिफेंस का मौका देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, खैर इनको तो मिलिट्री कोर्ट्स के तहत नहीं ट्राई किया गया, इनको कोर्ट मार्शल हुआ है, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं पाकिस्तान में, जो कि न्याय प्रणाली की एक लिहाज से खिल्ली उड़ाने वाली बात है, वहां पर भी जिन लोगों को पेश किया जाता है वहां पर कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। वो एक कैंगरू कोर्ट्स है, समरी ट्रायल होता है, बिना सबूत के, बिना किसी दलील के लोगों के खिलाफ चार्जेस होते हैं, कन्फेशन के बेसिस पे उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये तो न्याय प्रणाली है पाकिस्तान की। अब इस न्याय प्रणाली में यह एक्सपेक्ट करना कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने एक लिहाज से एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था और एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि बताई थी, तो उसको आप कैसे छोड़ेंगे? तो मेरे ख्याल कूटनीति से तो ये मामला नहीं सॉल्व होगा। सुशांत, जिस तरह से, और दूसरी चीज ये है कि विनोद की बात ठीक है कि आप भारत की जो न्याय